हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके साथ फिर से हैं और आज हम कुछ अच्छी चीज़ सीखेंगे। आपने शुरू से अब तक बहुत बार उपसर्ग सीखे होंगे, तो आज हम फिर से एक बार और उपसर्ग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप और हम मिलकर दोनों ही कुछ नया सीखते हैं। उपसर्ग। बच्चों, क्या आप जानते हैं उपसर्ग होते क्या है, कहते किसे हैं? शायद थोड़ा थोड़ा जानते होंगे। चलिए फिर से हम उसको एक बार सीखते हैं। उपसर्ग होते हैं वे शब्द जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उस शब्द का रूप और अर्थ दोनों ही बदल देते हैं, वो कहलाते हैं उपसर्ग। कैसे, आइए देखते हैं। वे शब्दांश। अब आप सोचेंगे शब्द और शब्दांश क्या होते हैं। शब्द तो हम हमेशा पढ़ते हैं और उस शब्द का छोटा रूप शब्दांश कहलाता है। वो होता तो शब्द है लेकिन पूरा शब्द नहीं होता है, तो वो शब्दांश कहलाता है। जैसे वे शब्दांश जो किसी भी मूल शब्द बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द के आगे या फिर ऐसे हम कह सकते हैं पहले, मूल शब्द के आगे या पहले जुड़कर उस शब्द का रूप और अर्थ दोनों ही बदल देते हैं। रूप और अर्थ दोनों ही बदल देते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे उपसर्ग कहलाते हैं। वे उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चों देखिए, हम पढ़ते हैं हमेशा शब्द। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हमें आगे देखने के लिए मिलता है कि हम उस शब्द के अगर चाहें तो दो भाग कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कुपात्र अगर मैं बात करूं तो हम इसको आराम से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो शब्द बनेगा उसको हम बोलेंगे शब्दांश, जो कहलाएगा उपसर्ग और जो होगा कु, और दूसरा शब्द कहलाएगा पात्र। हम अगर इन दोनों को अलग अलग कर दें तो दोनों को शब्दों को अलग अलग करने के बाद कुछ ऐसा रूप आएगा उसका। देखिए, हमने शब्द लिया है कुपात्र, ठीक है। हमने कु अलग कर दिया और पात्र को अलग कर दिया। ये जो कु है, ये कु ही हमारा उपसर्ग है और जो बचा हुआ ये हमारा पात्र है। इस पात्र को हम कहते हैं मूल शब्द। एक शब्द होता है, एक मूल शब्द होता है, तो मूल शब्द को ही हम शब्द के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये कहलाया मूल शब्द। अब बेटा, जब हम उपसर्ग पढ़ते हैं तो उपसर्ग में जब हम मूल शब्द लगाते हैं दोनों को ही, तो मूल शब्द का अर्थ जरूर होना चाहिए। कोई भी ऐसा शब्द हम प्रयोग नहीं करते जिसमें मूल शब्द का अर्थ न हो। तो हर शब्द में जब भी हम उपसर्ग जोड़ेंगे तो उस उपसर्ग के साथ हमें मूल शब्द का अर्थ होना आवश्यक है। तो अब अगर हम इन दोनों को देखते हैं, हम उपसर्ग और मूल शब्द को जोड़ते हैं तो बन जाता है हमारा कुपात्र। अब कु और पात्र, इनका अर्थ भी जरूरी है। इनका अर्थ होना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम इन्हें दो भागों में विभाजित करते हैं तो इनका अर्थ से ही इनका रूप बदल जाता है और अर्थ से ही इनका दूसरा अर्थ भी बन जाता है। जैसे अगर हम कु की बात करते हैं, कु उपसर्ग है और इस कु का अर्थ होता है बुरा, और पात्र का मतलब होता है
दो अर्थ होते हैं बेटा पात्र के। पात्र का मतलब एक तो होता है कोई भी बर्तन, ठीक है, कहते हैं ना पात्र, मुझे इस पात्र में पानी चाहिए। एक पात्र का मतलब होता है बर्तन और दूसरे पात्र का मतलब होता है व्यक्ति। तो यहां पर हम एक को लेंगे, दोनों को नहीं लेंगे, हम लेंगे व्यक्ति को। कुपात्र मतलब बुरा व्यक्ति। इसी तरह से और भी अनेक उपसर्ग हैं जो हम मूल शब्दों के साथ जोड़कर उनका अर्थ और स्वरूप दोनों बदल देते हैं। देखते कैसे, देखिए बेटा, यहां पर हमने लिया है उपसर्ग है हमारा परा, ठीक, और हमने इसमें जो मूल शब्द लिखा है वो है यहां पर जय, ठीक। उपसर्ग में परा और जय मूल शब्द दोनों को हम जब एक बना देंगे तो नया शब्द क्या बनकर आएगा, पराजय। तो ये जो पराजय शब्द बनकर आया ये कहलाता है नया शब्द, ठीक है, क्या कहलाता है, नया शब्द। उसी तरह से जिस तरह से हमने कु और पात्र को अलग अलग किया और उनको दोनों को जब एक साथ मिलाया तो हमारे लिए नया शब्द बना कुपात्र, ठीक। तो इस कुपात्र को हमने नाम दिया नए शब्द का। वैसे ही जो उपसर्ग होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां हम आपको सिर्फ 3 उपसर्ग सिखाएंगे। वो हैं कौन कौन से, वो है हिंदी में 3 उपसर्ग होते हैं। पहला उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग और तीसरा उपसर्ग होता है विदेशी उपसर्ग। अब ये विदेशी उपसर्ग क्या है और संस्कृत उपसर्ग क्या है। हिंदी उपसर्ग तो समझ में आते हैं कि जो भी शब्द हिंदी में होते हैं वो हिंदी उपसर्ग होते हैं। बिल्कुल वैसे ही संस्कृत के जो शब्द हम प्रयोग करते हैं और वो संस्कृत के शब्द हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो वो कहलाते हैं संस्कृत के उपसर्ग। और ये जो शब्द हैं इन्हें शब्द नहीं, हम इन्हें उपसर्गों के रूप में शब्दांश पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। और हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि विदेशी उपसर्ग क्या होते हैं। विदेशी उपसर्ग होते हैं जो किसी दूसरी भाषा से आए हुए शब्द होते हैं और वो हम अपनी हिंदी भाषा में भी प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों के जो इंग्लिश में होते हैं, अंग्रेजी में होते हैं, वो भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उन शब्दों को। कुछ शब्द होते हैं कि उर्दू वाले शब्द होते हैं, वो भी हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो दूसरी भाषाओं के शब्द हम अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं और वो छोटे ही होते हैं, शब्दांश होते हैं, तो वे विदेशी शब्द उपसर्ग कहलाते हैं, विदेशी भाषा के उपसर्ग, ठीक है। आइए फिर आगे पढ़ते हैं हम। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे संस्कृत उपसर्ग क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, संस्कृत भाषा, संस्कृत के उपसर्गों को हम क्या कहते हैं, तत्सम उपसर्ग। आपने पढ़ा होगा तत्सम और तद्भव शब्द, ये उसी से संबंधित है। अगर नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा समझते हैं इसको कि तत्सम क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे चंद्र, चंद्र क्या होता है, चांद, उसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, चांद। तो जो चंद्र शब्द है ये संस्कृत शब्द है, ठीक है। चंद्र जो है संस्कृत शब्द है और जब इसका बदला हुआ स्वरूप हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो वो क्या बन जाता है, चांद। तो चंद्र हमारा संस्कृत शब्द होने के साथ क्या कहलाया, तत्सम शब्द, ठीक। क्या कहलाया ये, तत्सम शब्द, क्योंकि इसका रूप बदल गया। इसका रूप बदलकर हमने, अर्थ वही है लेकिन रूप बदल गया। रूप बदल के जब ये हिंदी भाषा में आ गया तो ये चांद बन गया। अब जब इसका बदला हुआ रूप है उसको हम क्या कहेंगे, तद्भव। तो चंद्र तत्सम शब्द आ गया और चांद तत्सम शब्द आ गया। उसी तरह से एक और शब्द मैं आपको बताती हूं, सर्प। सर्प संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सांप, और अगर हम इसको सांप हमने बोला जैसे कि, तो सांप शब्द है हिंदी शब्द में सांप आ गया। संस्कृत शब्द सर्प और इसको हम बोलेंगे तत्सम शब्द, सांप को हम बोलेंगे तद्भव शब्द, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि तद्भव और तत्सम शब्द क्या होते हैं, ठीक है। तो वही मैं आपको बताने वाली हूं आगे।
संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि तत्सम उपसर्ग किसको कहते हैं। वो उपसर्ग जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, कुपात्र, ठीक है। वो कु जो था वो संस्कृत का ही तत्सम शब्द था। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते देखिए हिंदी में जो हिंदी भाषा से जो संस्कृत भाषा में शब्द आए हैं वो कौन कौन से हैं। अ, अंतर, अति, अधाह, अधि, अनु, अप और अभि। अब उपसर्ग के जो ये शब्दांश हैं, इन शब्दांशों का अर्थ भी बहुत जरूरी है। जब तक हमें इनका अर्थ पता नहीं लगेगा, हम इसको किसी भी शब्द में जोड़कर अर्थ का अनर्थ भी बना सकते हैं। अगर हमें इनका अर्थ नहीं पता है तो इनका अर्थ पता होना बहुत जरूरी है। जैसे अ का अर्थ है अभाव, अभाव यानी जब किसी भी चीज की कमी होती है, अभाव। या फिर नहीं, अंतर, अंतर का मतलब होता है भीतर, अंदर, ठीक है। अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत। अधाह, अधा का मतलब होता है नीचे, किसी भी, जैसे हम बोलते हैं ना कि पेड़ के नीचे, इस तरह से अधाह। अधि का मतलब है श्रेष्ठ, जो बहुत श्रेष्ठ है, ऊपर है। अनु, अप का मतलब होता है बुरा, हम किसी को बोलते हैं अपशब्द, ठीक है, बुरे शब्द, तो अप का अर्थ है बुरा। अभी का मतलब होता है सामने। तो ये जितने भी शब्दांश हैं इनका अर्थ जरूरी है। अब देखिए इन शब्दांशों की सहायता से हमने इनके अर्थ को समझा। अब इनके अंदर हम कुछ ऐसे नए शब्द मिलाएंगे जिनसे ये इनका रूप और इनका अर्थ दोनों ही बदल जाएंगे। देखिए जैसे मैं पहला ही उदाहरण ले लेती हूँ, अ क्या है ये? अ उपसर्ग है, और कौन सा उपसर्ग है? संस्कृत का। अब अ में हमने अगर ज्ञान शब्द जोड़ दिया, देखिए ज्ञान शब्द जो है ये कहलाएगा मूल शब्द, और अ कहलाएगा उपसर्ग। और कौन सा उपसर्ग? संस्कृत का, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़कर हमें एक नया शब्द बनाना है, और नया शब्द क्या बन जाएगा? अज्ञान। अब ये जो नया शब्द बना, इस नए शब्द को हम नाम देंगे नया शब्द। नया शब्द, एक हमारे पास मूल शब्द था और एक हमारे पास उपसर्ग था। उपसर्ग और मूल शब्द को जोड़कर हमने एक नया शब्द बनाया जिसका मतलब हुआ, अर्थ हुआ अज्ञान। और अज्ञान का अर्थ क्या है? जिसको कोई भी ज्ञान ना हो, जिसको कुछ पता ही ना हो, वो होता है अज्ञान। उसी तरह से देखिए आगे हम पढ़ते हैं, अ से हम और भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। अ उपसर्ग में अगर हम पवित्र मिलाएंगे, अ और पवित्र, पवित्र का अपने आप में अर्थ होता है पवित्र यानी स्वच्छ, साफ सुथरा, शुद्ध, ठीक। अगर हमने इसमें अ उपसर्ग लगा दिया, शब्दांश लगा दिया, क्या बन गया? नया शब्द अपवित्र। अब देखिए यहाँ पर कितने दुर्भाग्य की बात है, एक अ लगने से इस अर्थ का ही पूरा अर्थ बदल गया। पवित्र जिसे हम अभी बहुत शुद्ध स्वच्छ मान रहे थे, अ लगते ही एकदम क्या बन गया? अपवित्र, बेकार, अस्वच्छ, जो शुद्ध नहीं है, स्वच्छ नहीं है। एक अ ने इसका रूप और अर्थ दोनों ही बदल दिए, ठीक है। इसी तरह से आगे देखिए, अति का मतलब जो शब्दांश है अति, इसका अर्थ है बहुत, ठीक। अब हम इसमें नए शब्द मिलाएंगे, अति रिक्त। रिक्त का अर्थ होता है खाली, ठीक है। रिक्त का अर्थ होता है खाली, और अति का हमने अभी पढ़ा ही था, अति का अर्थ है बहुत। अगर हम इसको दोनों को मिलाकर पढ़ें तो बहुत और खाली, ठीक है, दो अलग अलग अर्थ बन गए, कोई मेल ही नहीं हो रहा है, बहुत और खाली दोनों अलग हैं। अगर हम इनको एक साथ मिला देते हैं, अति और रिक्त, उपसर्ग और मूल शब्द, ये उपसर्ग है और ये मूल शब्द, उपसर्ग और मूल शब्द दोनों को हमने अगर एक साथ मिलाया, और एक साथ मिलाने के बाद हमारे पास एक नया शब्द आ गया, जो क्या बन गया? अतिरिक्त। इसका तो अर्थ ही बदल गया। अतिरिक्त यानी अलग और ज्यादा, अतिरिक्त मतलब और ज्यादा। कहाँ तो हमारा अर्थ था इसका खाली और इसका अर्थ था बहुत, अब हमने दोनों को मिलाकर के एक नया शब्द बन गया। तो उपसर्ग की यही खासियत है कि वो जिस भी शब्द में जुड़ जाते हैं उसका मूल शब्द, मूल रूप दोनों ही बदल देते हैं, ठीक है।
इसी तरह से बहुत सारे हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे अधः, अधः का बताया था आपको, अधः मीन्स नीचे, ठीक, नीचे। अब हमने इसमें नए शब्द क्या जोड़े, अधोगति। इसको हटाते हैं। अधः, और अधः का अर्थ होता है नीचे। संस्कृत शब्द है इसलिए इसमें विसर्ग भी है, ठीक, विसर्ग भी है। और अगर हम इसमें लगा देते हैं मुखी या लगा देते हैं गति, ठीक है। अब यहां पर इसमें विसर्ग के स्थान पर, अब इसमें संधि का भी योग हो गया, ठीक है, थोड़ा संधि का भी योग हो गया। विसर्ग के बाद अगर कोई भी व्यंजन आ रहा है तो संधि कौन सी बन जाती है आपको पता है, लेकिन अभी हम संधि नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि संधि शब्द हो गया है। अब नया शब्द हम इससे बनाएंगे अधोमुखी। विसर्ग के बाद ओ बन जाता है इसका, ठीक है, अधोमुखी। नया दूसरा शब्द क्या बना, अधोगति। अधोमुखी, अधोगति, ये संस्कृत का प्रॉपर पूर्ण तरह से संस्कृत का उपसर्ग है जिसमें विसर्ग का लोप हो गया है और उसके स्थान पर ओ का आगमन हो गया है। तो अधोगति यानी आगे जो अर्थ अगर हम इसको माने तो अधोगति मतलब, और अधोमुखी नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गमन। एक शब्द लेते हैं शब्दांश हम अनु, ठीक है। अनु का अर्थ होता है पीछे, पीछे होता है। अनुसरण, अनुसरण यानी पीछा करने वाला। अगर हम इसके आगे शब्द लगा दें सरण, अनुकरण करते हैं, चलिए, अनुकरण पीछा करना, करण का मतलब होता है करना, ठीक है। अनुकरण मीन्स पीछा करना, अनुसरण भी वही होता है, अनुकरण भी वही होता है। आगे हम कर देते हैं अनु के साथ अगर हम रोध लगा देते हैं, अनु का अर्थ अपने आप में है पीछे, और रोध नया शब्द बन जाएगा अनुरोध। मीन्स किसी भी व्यक्ति से कुछ अनुरोध करना, कुछ विनय करना कि ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अनुरोध उस अर्थ में प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और नए उपसर्ग थोड़े से और संस्कृत के, जैसे उत का अर्थ होता है ऊपर, और अगर हम इस पे नया शब्द बनाने के लिए हम इसमें मूल शब्द जोड़ेंगे उन्नति, ठीक, नया शब्द बनेगा उन्नति। उत और थान, उत्थान। उत और नयन, उन्नयन, यहां पर भी संधि हो रही है। उप और गौण, ठीक है। उप का अर्थ होता है गौण, गौण मतलब जो न के बराबर होता है। कु यानी बुरा, भी हमने सबसे पहले वही पढ़ा था। दुस का अर्थ भी होता है बुरा। ये सारे उपसर्ग हैं और ये सारे इनके अर्थ हैं। परा का अर्थ होता है उल्टा या फिर पीछे पीछे। परी का अर्थ होता है चारों तरफ। पुनः का अर्थ होता है दोबारा। प्र अधिक, प्रति यानी हर, ठीक। अब हम इनमें नए शब्द बनाने के लिए कुछ ऐसे मूल शब्द जोड़ेंगे, जैसे अगर हम प्रति, एक, प्रति में हमने एक शब्द जोड़ा और नया शब्द क्या बन गया, प्रत्येक। प्रति में हमने दिन जोड़ा और नया शब्द बन गया प्रतिदिन। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हम जो ये उपसर्ग बना रहे हैं, उपसर्ग जोड़ रहे हैं, वो ऐसे शब्दों में जोड़ना चाहिए जिनका कोई अर्थ हो। निरर्थक शब्दों में उपसर्ग नहीं जोड़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आज हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।